चलिए, आज जो है ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है और इसके तहत हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की जो दो गति है, घूर्णन गति, वार्षिक गति और साथ साथ देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, उन सब तथ्यों को आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भौगोलिक शब्दावली लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का परिभ्रमण क्या लिखा गया है, पृथ्वी का परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी आप जब परिक्रमा करते हैं किसी पिंड के चारों ओर, वो परिभ्रमण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग के द्वारा एक चक्कर लगा लेती है तो इसे परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 6 घंटा, 6 घंटा भी ऐड कर लेंगे, पूरा करती है। और इसी के कारण से आपका वार्षिक गति कहलाता है ये, और दिन और रात होता है। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन भी इसी कारण होते हैं। किस कारण से? तो परिभ्रमण या परिक्रमण गति के कारण। देखिए, कोई भी ग्रह है तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि सर्किल में नहीं घूमता है। जैसे ये मान के चलिए ये सूर्य है, इसके चारों अंडाकार पथ है, इस पर सभी ग्रह घूम रहे होते हैं, जैसा कि हमने सौरमंडल चैप्टर में आपको पढ़ाया। और यहाँ पर आपका जो है तीसरे नंबर पे ये आपका सूर्य है, उसके बाद आपका बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, तो सभी ग्रह अपने धुरी पर भी घूम रहे होते हैं, साथ साथ ये अपने अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रहे होते हैं। तो यही चीज आपका परिभ्रमण भी कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। और ये जो चारों ओर जब घूमता है पृथ्वी, उसी के कारण वर्ष हो जाता है 365 दिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने समय में घूम जाता है? तो 365 दिन 6 घंटे। यानी जहां से चला, अगर मान के चलिए अभी यहां से चला है तो फिर 365 दिन 6 घंटे के बाद यहीं पहुंच जाएगा। यही 6 घंटा आगे चल करके 365 दिन 6 घंटा आगे चल करके 4 साल में 24 घंटा हो जाता है एक्स्ट्रा, और लीप वर्ष आ जाता है और वह वर्ष 366 दिन का हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी घूमती कितने दिन में है? 365 दिन 6 घंटे। तो परिभ्रमण यानी परिक्रमा करना, और किसके चारों ओर? तो सूर्य के चारों। और इसके कारण क्या होगा? कई बार पूछेगा कि मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति या दैनिक गति? तो वर्ष में आपका ऋतु परिवर्तन होता है। अब देखिए, जो सूर्य का, जब पृथ्वी सूर्य के सामने होगा तो उस समय गर्मी पड़ेगा, पृथ्वी का जो भी पार्ट सामने होगा वहां क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा और वहां का मौसम उष्ण रहेगा। अब देखिए, चूंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे थोड़ा झुका हुआ है, जैसे यहाँ पे थोड़ा झुका हुआ है तो यहाँ पे भी सनलाइट ज्यादा पड़ेगा, तो इस क्षेत्र में गर्मी होगा। और जो ये जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध, तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे ठंडा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये घूमते रहता है, पृथ्वी भी अपने धुरी पे भी घूम रही होती है। जैसे आपका दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर, सूर्य यहाँ पे स्टैटिक बना हुआ रहता है, पृथ्वी ही वास्तव में क्या हो जाता है? घूम जाता है। हम लोग बोलते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, ना सूरज उगता है ना डूबता है, पृथ्वी उसके सामने आ जाती है। सच्चाई ये है। ठीक है, सूर्य तो बेचारा वहीं पे है, सूर्य जो है वो कहीं हिलता डोलता नहीं, वो किसी के और चक्कर नहीं लगाता है, ग्रह लगाते हैं। नहीं नहीं, ये जो सूर्य है, हाँ, अपने अक्ष पे, अपने धुरी पे तो सभी ग्रह जो है, उपग्रह सभी घूमते हैं, लेकिन ये किसी के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर जो जिसके सामने पड़ेगा, जो पोर्शन पृथ्वी का, वहां का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वहां गर्मी आ जाएगा, बरसात हो जाएगा। तो उस तरीका से आपका ऋतु परिवर्तन की जो घटना है वो परिक्रमण या परिभ्रमण के कारण ही होता है, और उसी को हम लोग वार्षिक गति भी बोलते हैं। और पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर अच्छे से चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अगर पूछेगा दिन रात छोटा बड़ा होना किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति या दैनिक गति? तो क्या बोलेंगे? दिन रात छोटा बड़ा होना वो भी वार्षिक गति के कारण होता है।
कभी आपका दिन बड़ा होगा, कभी दिन छोटा होगा। जून महीना में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जिस दिन योगा दिवस मनाते हैं। तो यह इसलिए डिपेंड करता है कि वह कितना झुका हुआ है पृथ्वी, और सनलाइट कितने समय तक उस पर सीधे पड़ रही है। तो जितना बड़ा पार्ट पे सीधा पड़ रहा होगा उस दिन उतना लंबा चलेगा, ठीक है। ज्यादा झुका हुआ है, रोशनी कम होगी तो जल्दी अंधेरा हो जाएगा। तो ये वार्षिक गति के कारण होता है दिन रात छोटा बड़ा होना। लेकिन अगर पूछे दिन रात होना किस गति के कारण होता है, तो आप क्या बोलेंगे? दिन रात छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है? वार्षिक गति। और दिन रात होना किसके कारण होता है? किसके कारण होता है दिन रात होना? आप सोते हैं क्लास में क्या? आपको देख के हमको भी नींद आ जाता है, सोइए नहीं क्लास में, ठीक है। बस ड्राइवर के बगल में जाकर होंगी लोग मारेगा एक चट, जानते हैं ना। नींद अगर किसी को अगर आप लेते हुए देख लिए तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। क्लास में सोइए नहीं पता चला हम ही सो गए, ठीक है। जगे रहिए, सुनिए अच्छे से, नहीं तो वार्षिक दैनिक में बदल जाएगा, दैनिक वार्षिक में बदल जाएगा, माइंड है मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो वार्षिक गति समझ गए, दिन रात का छोटा बड़ा होना वार्षिक गति, और दिन रात का होना दैनिक गति, ठीक है। अब देखिए यही सब प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन में स्टूडेंट गलत बना देता है, या बना करके गलत बना के ही खुश हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको गलत नहीं करना है। वही आपका घूर्णन गति या दैनिक गति, कोई भी ग्रह अपने अक्ष पे भी लट्टू की तरह, लट्टू आप देखते होंगे अपने अक्ष पे घूमता है ना, उसी तरीका से अपने अक्ष पे भी घूमता है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। और उसी को दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि दिन और रात उसी गति के कारण होता है। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो दिन रात होता ही नहीं, हमेशा दिन ही रहता। क्या होता? पूरे पृथ्वी पर हमेशा दिन ही रहता, ठीक है। और जिधर रात है उधर रात ही रहता। जो सामने वाला पोर्शन वो हमेशा दिन में रहता, और जो रात वाला है तो वो रात में ही रहता। लेकिन पृथ्वी क्या होता है, अगर नहीं घूमती तो और भी घटनाएं हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही खत्म हो जाए, सारा एस्केप वेलोसिटी से उड़ जाएगा। अगर पृथ्वी की गति रोक दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण ही समाप्त हो जाएगा, और वो जब समाप्त होगा तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे ऊपर, कहाँ अनंत में चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करता है ना घूम करके, जिस कारण से सभी वस्तु पृथ्वी पर टिकी हुई रहती है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटा 56। ये भी पूरी 24 घंटा में नहीं लगाती है, लेकिन 4 मिनट के लिए हम लोग घंटा को पूरा मानते हैं, और 24 घंटा में बोलते हैं दिन और रात होता है। 24 घंटा में क्या होता है? दिन और रात होता है, ठीक है। और इस गति को ही क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। और इसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विश्वत रेखा, देशांतर रेखा, विश्वत रेखा, भूमध्य रेखा क्या है? थोड़ा देख लेते, इसमें अगर ग्लोब होगा तो समझाएंगे। हाँ देखिए यहाँ पर है, जैसा भी इमेज है, तो यही आपका देखिए ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई पृथ्वी पर खींचा उचा रेखा उखा नहीं है। ये भूगोल शास्त्री समझाने के लिए और समझने के लिए इक्वेटर बना दिए, बीच में भूमध्य कर दो, बीचों बीच। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, तापमान आपका देश का या उस क्षेत्र का, वो सनलाइट पे डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में उस पे जो है मध्याह्न में कितना टेम्परेचर पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला, अच्छा ये बताइए भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। आप जब भी नक्शा देखिएगा तो भारत आपको यहाँ दिखेगा। ये तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, अगर भारत दिखता तो आपको यहाँ दिखेगा। कहाँ दिखेगा? ऊपर में, यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे भारत आपको दिखेगा, यानी आपका भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। देशांतर अगर कहेंगे तो किधर है? पूर्वी। अगर गोलार्ध कहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, याद रहेगा। देशांतर पूछे तो किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर। बिहार पूछे तो किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर, बिहार।
अरे जब भारत ही पूर्वी देशांतर में है तो बिहार तो स्वाभाविक है। तो कई बार बिहार स्पेशल में पूछ भी दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो बीचों बीच रेखा है एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसी को हम भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य या विश्वत रेखा, ठीक है। और इसके ये 0 डिग्री और इसको अक्षांश, इसी के समानांतर पैरेलली जितनी भी रेखाएं हम खींच दें वो सारे क्या कहलाएंगे? अक्षांश रेखा कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अक्षांश रेखा। और टोटल 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। और बीच वाला जोड़ लीजिएगा। अगर पूछे कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो क्या बोलिएगा? अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है पूछेगा, कितना बोलिएगा? 180 या 181? इक्वेटर अक्षांश। अब देखिए यहाँ पे 90 ऊपर 90 नीचे 180, आप बीच वाले को छोड़ दीजिएगा। ये भी तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा ही है जिसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हो। 0 डिग्री वो भी तो अक्षांशीय रेखा ही है ना। तो 90 ऊपर 90 नीचे कितना हो गया? 181। अगर पूछे अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है, वृत्त 180 कैसे होगा? तब हो जाएगा 179, 2 घटाएंगे। अगर अक्षांशीय वृत्त पूछेगा तब, और कंफ्यूजन करने के लिए आपको पूछेगा ही वो एग्जाम में, और आप 180 मार के खुश हैं। कुछ भी पूछा 180, कुछ भी पूछा 180, और आप जोड़ लेते हैं 1 नंबर प्लस नहीं और खुश हो जाते हैं, इस बार तो सिलेक्शन पक्का। लेकिन आपका क्या होता है जब आंसर की मिलाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो यहां पर ये जो है ऊपर नीचे जो 90 डिग्री वाला वो ध्रुव है, वो बिंदु है, वो वृत्त नहीं है। आप जब ऐसे ऐसे करते जाइएगा तो ये आते आते बिंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिंदु बन जाएगा। तो ये दोनों बिंदु को घटा दीजिए, 90 डिग्री ऊपर वाले बिंदु को, 90 डिग्री दक्षिण वाले को। अब वृत्त की संख्या 2 घटा दीजिए 181 में से, कितना हो गया? 179। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन दोनों 179 181 नहीं हो, 180 हो तो 180 मार दीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो अक्षांश रेखा को नहीं माना, तो कई किताब में 180 भी मान करके चला है। लेकिन अच्छे एग्जाम में जब भी पूछेगा तो आपका यही आंसर देगा। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा 181, अगर अक्षांश से वृत्तों की संख्या पूछेगा तो 179, ठीक है। चलिए अब, और इससे क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ी बात है कि हमने जो ग्लोब को 2 भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में, इससे फायदा क्या है? क्यों बांटा हमने? तो देश की अवस्थिति पता करने के लिए कि देश किस गोलार्ध में है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि आपका जो तापमान और जलवायु जो है वो विषुवत रेखा के दूरी पे ही डिपेंड करता है। जो देश जितना दूरी पर होगा उत्तरी या दक्षिण गोलार्ध में वो उतना ठंडा होगा। आपका रंग रूप जो है आपके जलवायु पे डिपेंड करता है, आप किस कटिबंध में हैं। और भारत आपको पता होना चाहिए उष्ण कटिबंध में, इसीलिए हम लोग जो है ऐसे, भारत का कुछ पार्ट जो है शीत कटिबंध में भी आता है, समशीतोष्ण में आता है। क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है इधर आपका मध्य में 82.5 डिग्री है, ठीक है। और इधर आप देखिएगा तो कहां से कहां तक है, तो लगभग 24-26 ये सब अराउंड में है। तो जो जो हम ऊपर की ओर जाते हैं त्यों तो ठंडा बढ़ते जाएगा। तो 23.5 डिग्री तक जो अक्षांश होता है, जो कर्क रेखा है, वहां तक आपका उष्ण कटिबंध में आता है। किस कटिबंध में आता है? उष्ण। फिर ऊपर 66.5 डिग्री तक आपका आता है समशीतोष्ण में, वहां गर्मी भी पड़ेगी ठंडा भी पड़ेगा। और जब 66.5 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं तो वो आता है आपका शीत कटिबंध में, वहां सालों भर बर्फ जमा रहेगा। जैसे आपका टुंड्रा प्रदेश वगैरह जो है, ग्रीनलैंड नहीं, बर्फी, जैसे रसिया आपका यहाँ पड़ता है, तो रसिया में आपका पूरा बर्फ जमा रहता है, अभी भी बर्फ जमा होगा वहां। अभी आगे बताएंगे टाइम डिफर क्यों करता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण करता है।
कहीं सूर्योदय 5 बजे हो जाता है, आपके यहाँ सूर्योदय 5-6 के बीच में होता है। अरुणाचल प्रदेश चले जाइए 4:30 बजे हो जाएगा, मुंबई चले जाइए 6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा सूर्योदय होने में। तो जैसे जैसे आपका अवस्थिति है पृथ्वी पे, उसके हिसाब से समय भी है, टाइम जोन भी है। अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम जोन है, उसके हिसाब से टाइम होता है। अभी आप यहाँ पे दिन है, क्या लगता है आपको कनाडा अमेरिका में अभी दिन होगा? नहीं होगा, उसके हिसाब से टाइम होगा। हो सकता है बहुत सारे देश में अभी रात भी होगा, ठीक है। आपके यहाँ दिन है तो उसके हिसाब से समय होता है। अभी आप वो डिपेंड करता है देशांतर रेखा पे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर हम ले जाते हैं, पहले अक्षांशीय रेखा अच्छे समझा लें आपको, उसके बाद फिर हम लोग देशांतर रेखा समय पे आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इसको ब्लर हो गया है, इसको ठीक करते हैं। हाँ चलिए, अब देखिए अक्षांश विषुवत रेखा समझ गए। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को कितने भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है, और उसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। अब आ जाइए अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक, जैसे ये विषुवत रेखा था, इससे ध्रुवों तक इससे सभी समानांतर वृत्तों को, जो सभी समानांतर वृत्त है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? लगभग 111 किलोमीटर। लगभग कितना होता है? 111 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक है, नहीं, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नहीं, झारखंड, यही सब है। राजस्थान से भी गुजरती है? नहीं, राजस्थान से भी गुजरती है। मित्र पर गमछा झार रा पर राजस्थान ही होता है, नहीं। चलिए, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। अब झाड़ दोगे मित्र पे गमछा तो बेचारा क्या करेगा? मी फॉर मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, वहां पर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल। र फॉर हाँ राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर छ फॉर छत्तीसगढ़। झारखंड तो झारखंड हो ही गया, नहीं, झार फॉर झारखंड। तो ये आपका कितना राज्य हुआ? काउंट कीजिए तो 8 राज्य होगा, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मकर संक्रांति हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन से सूर्य फिर उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे अगर ये मान के चलिए, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, तो जिस दिन आपके यहाँ ठंड रहता है मकर संक्रांति के दिन, उधर आपका दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन गर्मी रहता है, ठीक है। और वो उसके समानांतर रहता है। किसके समानांतर? मकर रेखा के समानांतर रहता है सूर्य। अब धीरे धीरे मकर संक्रांति जिस दिन आप मनाते हैं, दही चूड़ा खा लेते हैं, उसके बाद वह सूर्य धीरे धीरे कहता है अब चलो भाई, अब तुम बुला रहे हो, हम तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, और हमारे देश का हो चाहे जो भी उत्तरी गोलार्ध में देश है, उसमें गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी भारतीय पर्व त्योहार है सब साइंटिफिक है, गौर कीजिएगा, सब साइंटिफिक है। अच्छा ये बताइए, दही चूड़ा और उसके साथ तिलवा क्यों खाया जाता है? तिल खाते हैं ना, चूंकि ठंड का मौसम रहता है, तिल गर्म होता है, और वह भी आपका एक अनाज है, फसल है, ठीक है। तो तिल का खपत भी तो होना चाहिए, ठीक है। क्या? खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी भी खा सकते हो, लेकिन मेन रूप से दही चूड़ा नहीं, खिचड़ी तो है ही। अब दोनों टाइम तो आप सिर्फ चूड़ा दही तो नहीं खा सकते हैं, ठीक है, तो आप उस दिन खिचड़ी भी खाते हैं। चलिए, तो भारतीय पर्व त्योहार भी आपका साइंटिफिक है, इतना जान लीजिए। कोई भी पर्व त्योहार जो हुआ है
ये करवाया जाता था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारा विकास होता है उससे। पर्व त्योहार बहुत बड़ा चीज है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो अमीर व्यक्ति अमीर होते जाएगा, गरीब व्यक्ति गरीब होते जाएगा। आप कपड़ा कब खरीदते हैं? जब पर्व त्योहार आता है, कपड़े के दुकानदार के पास जाते हैं। आप कुछ भी करते हैं, जब आपके घर में शादी विवाह होता है या कुछ भी होता है, तो सब जो है, जो भी आप कर्मकांड देखते हैं, नहीं तो जीवन में कुछ है ही नहीं। अगर आप धन ही केवल कमाते रहे जीवन में, तो क्या कीजिएगा? उस धन का क्या फायदा है? ठीक है, तो खर्च होगा, गरीबों तक वह पैसा जाएगा, रोटेशन बढ़ेगा। चलिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। थोड़ा मकर का नाम सुनते ही मकर संक्रांति जाग गया। ठीक है, हाँ, दही खाने का इच्छा जागृत हुआ। तुम लोग जाओ खाओ, छुट्टी दे दें। चलिए, देशांतर रेखा। अब देखिए, देशांतर से नाम क्लियर, देश अंतर, देश प्लस अंतर, दो देशों के बीच में कितने का अंतर है, कितने समय का अंतर है। ठीक है, वही क्या है आपका? देशांतर रेखा। देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है या पूरब से पश्चिम? पश्चिम से पूरब, कंफर्म? हाँ, पश्चिम से पूरब घूमता है। गलती से भी बहुत लोग सोचता होगा सूर्योदय पूरब में होता है तो पूरब से पश्चिम घूमता है। ये नहीं, उल्टा है उसका, याद रखिएगा। पृथ्वी की गति जो है पश्चिम से पूरब की ओर है, इसीलिए आपका सूर्योदय पूरब में होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जैसे मान के चलिए, फिर ग्लोब पे आते हैं हम लोग। अब देखो, ये इसको लेते हैं, ये देखिए क्या है आपका? देशांतर रेखा। सामने में 0 डिग्री और उसी के पीछे 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, इस तरीका का होता है ना, 3D रहता है ना इमेज। आपका गेंद क्या होता है? 3D होता है। तो सामने वाला पर्सन जो है, ये बीचों बीच, ये 0 डिग्री है, लेकिन इसी के पीछे में 180 डिग्री है लाइन। इसी के पीछे में क्या है? 180 डिग्री लाइन है। और यहाँ पे आपको देशांतर की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 360। ठीक है, नहीं 360 होता है, 360 बिल्कुल। इधर इधर बहुत पतला पतला लाइन खींचिए, तो ये आपका जो बीच वाला जो है मिड लाइन, ठीक है, प्रमुख जो याम्योत्तर रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध में आपका इंडिया है। तो समय का निर्धारण के लिए यह बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्षांश से पता नहीं चल पाता था कि समय क्या हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब। और आप जब पढ़ते हैं रीजनिंग में, ऊपर में उत्तर बनाते हैं, नीचे में दक्षिण बनाते हैं, इधर पूरब बनाते हैं, इधर पश्चिम बनाते हैं, ये तो आपको पता है। तो इस साइड पश्चिम है, इस साइड पूरब है, और पृथ्वी घूम किधर से किधर रही है? पश्चिम से पूरब। घुमा दिए, पृथ्वी अब रोटेट कर रही है। ठीक है, और आपका देश की अवस्थिति 82.5 डिग्री देशांतर पे है। चूंकि ये 0 डिग्री है, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, 180 इधर जाएगा और 180 इधर जाएगा। और आपकी जो अवस्थिति है आपके देश की, जो इलाहाबाद का मिर्जापुर है, जो कि आपके देश में सेंटर में माना जाता है। ऐसे भारत में 2 टाइम जोन की डिमांड हो रही है। जो आपका पूर्वी एरिया है, पूर्वी जो राज्य है, जब तक हम लोग स्कूल जाते हैं तब तक वो लोग थक जाता है, इसीलिए वो लोग, चूंकि वहां सूर्योदय हो जाता है 4 बजे और वो लोग ऑफिस जाता है 10 बजे, तब तक वो थका थका सा हो जाता है। और हम लोग, अब मुंबई वाला लोग उठेगा 8 बजे और 10 बजे ऑफिस जाएगा वो भी, तो वो थोड़ा ज्यादा फ्रेश महसूस करेगा ना। और हम लोग, अगर हम लोग के यहाँ बिहार में क्या 5 बजे लोग उठते हैं, अब तुम 2 बजे उठ जाओ ना, उसको रात को नींद नहीं आ रहा है। वैसा लोग आपको जो है 12 बजे भी जगा हुआ ही मिलेगा, तो वो बीमार है। वो जो 3 बजे उठ रहा है या 2 बजे उठ जाता है, 2:30 बजे, या तो वो किसी तपस्या में लीन है, कोई चीज उसका एम है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, या तो वो चोरी करने निकला है, या वो फिर एक्सरसाइज करने निकला है, उसका कुछ और, या स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए वो उठा है। ऐसे तो शौक से तो कोई नहीं करेगा। क्या रे, गलत बोल रहे हैं? और उसको तो बीमारी रहता है, वो भर रात जगले रहता है। वृद्ध व्यक्ति क्या है, बीमार है, वो तो चूंकि भर दिन लेटा रहता है, आधा नींद तो वो दिन में पूरा कर रखा है,
और शाम में ही देखोगे खा पी के सो गए 8 बजे, तो 3 बजे नहीं उठेगा तो कब उठेगा? नींद कितना सोइएगा? एक मानव के लिए 6 घंटा जरूरी है, जबरदस्ती आप 8 घंटा सोइएगा। तो वृद्ध व्यक्ति का काम क्या? जिधर से आया लेट गया, अभी जाइए लेटा मिलेगा दोपहर में। तो नींद पूरा रहता तो 3 बजे 2 बजे जब मन करे वो तब उठ जाए, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी बात करते हैं। चलिए वो सब मुद्दा छोड़ो, मेन मुद्दा इसको समझते हैं। तो पृथ्वी जो है 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है। पृथ्वी कितने घंटा में? पृथ्वी कितने घंटा में? 24 घंटा में पृथ्वी कितना घूमता है? 300, पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है ना, और आपका देशांतर भी 360 हम मान लिए। 1 घंटा में कितना घूमेगा? 360/24 भाग दो, कितना है? 15 डिग्री। कितना आ गया? यानी जो आपका मिड लाइन है उससे अगर आप 15 डिग्री पूरब की ओर बढ़िएगा 1 घंटा बढ़ेगा, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है। और एक मध्याह्न जो आपका याम्योत्तर रेखा है उसको माना गया, पूरा विश्व का जो खगोलविद सब एक साथ बैठे और उन्होंने एक डिसाइड किया कि कौन सेंटर में पड़ता है। तो पता चला ब्रिटेन का जो ग्रीनविच है, यहाँ पे है ब्रिटेन का ग्रीनविच है, जो वहां का राजकीय वेधशाला है, उसको वो 0 डिग्री देशांतर माने कि यहां से जो पूरब बढ़ेगा 15 डिग्री, उसका 1 घंटा टाइम को क्या करना है? बढ़ा देना है। तो भारत की अवस्थिति यहां से 82.5 डिग्री है, तो 75 प्लस 7.5 हो गया। तो 15 पचे 75, 5 घंटा इधर और आधा घंटा, चूंकि 1 घंटा में 15 डिग्री, आधा घंटा में 7.5 डिग्री, तो 5.5 घंटा टाइम भारत का ब्रिटेन से आगे हो गया। अगर ब्रिटेन में 1 बज रहा होगा तो भारत में 6:30 बजेगा, 6:30 बजेगा ना। तो आपका क्या हो गया? 5.5 घंटा आपका क्या हो गया? आगे हो गया। तो भारत का समय ब्रिटेन से इतना, उसी प्रकार से जिस देश की जैसी अवस्थिति है उसका समय टाइम जोन जो है उसके हिसाब से आपका बढ़ता है। ठीक है, तो अब तुम क्या प्रश्न तुम पूछ रहा था उस समय, अब पूछो। हैं? हो गया, यही चीज पूछ रहा था। किसी को कोई दिक्कत भी है इसको देशांतर रेखा को समझने में? अब देखो पूछेगा अंतरराष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा या तिथि निर्धारण रेखा कितने डिग्री को कहा जाता है, और सब लोग मार के आएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो अब खुश हो जाएगा। पढ़ाए क्या? समय निर्धारण रेखा 0 डिग्री। पढ़ाए क्या? अभी समय निर्धारण रेखा 0 डिग्री है, और जब पूछेगा तिथि निर्धारण तब भी आप लोग मार के आ जाते हैं 0 डिग्री। लेकिन नहीं, तिथि निर्धारण रेखा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 डिग्री क्या है? 180 डिग्री। चूंकि आप पीछे तक जाइएगा तो 12 घंटा आप पूरा लेते हैं। 180 डिग्री 15 गुने 12 करो, और 12 घंटा में आपका क्या होगा कि घड़ी के अनुसार आपका दिन बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो इसीलिए 24 घंटा होता है आपका रेलवे घड़ी में, लेकिन जो आपके पास घड़ी उसमें तो 12 घंटा ही है। तो तिथि निर्धारण रेखा आपका 180 डिग्री है। तो कई बार पूछेगा कि तिथि निर्धारण रेखा कौन सा है, तो 180 डिग्री। एक बात बोले, आप लोग अभी इस टाइम पे बहुत सो रहे हैं, ठीक है, या तो आप लोग दोपहर में नींद मार के आइए, और नहीं तो आधा घंटा हम डिले कर देते हैं, 4 बजे से 5 बजे कर देते हैं। सो के आइए, फ्रेश रहिए। हम स्कूल से आए यहीं बैठे हुए, ठीक है, और आप लोग घर से रेस्ट करके आते हैं और तब भी आप लोग को नींद आता है। तुम लोग के चक्कर में हमको भी जो है थोड़ा सा दिखाई कम देने लगता है। एक तो इतना रोशनी जला करके करना पड़ता है। चलिए, चूंकि भारत 24 घंटे में चूंकि पृथ्वी देखो, भारत पढ़ रहे हैं इसको, पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 घंटे में 360/24 15 डिग्री घूमेगी, और 1 घंटे का अंतर, ठीक है, हो जाएगा आपका 15 डिग्री पर। तो भारत ग्रीनविच के पूरब में कितना डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पर है। इसीलिए भारत ग्रीनविच से कितना घंटा आगे होगा? 5.5 घंटा क्या होगा? आगे होगा।
कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार अधिक है, ठीक है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय होता है। इसे भारत का भी बहुत बड़ा है, 82 डिग्री तो मिर्जापुर इलाहाबाद का है ना, तो भारत का भी अवस्थिति बड़ा है, तो कम से कम 2 टाइम जोन की मांग होते रही है, लेकिन अभी तक एक ही है। बहुत सारे देश में 7-7, 8-8 टाइम जोन है, अलग अलग देश के पार्ट में अलग अलग टाइम होता है। जैसे अमेरिका में 7 मानक समय है, रूस में 11 मानक समय है, यानी रूस का अलग अलग राज्य में जाइएगा तो समय अलग अलग होगा। और भारत में अभी दिल्ली में भी फोन कीजिए तभी बोलेगा इतना ही बज रहा है। कितना बज रहा है? 4:10। फोन कीजिए बताएगा 4:10 हो रहा है। लेकिन रूस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बोलिएगा, बात कीजिएगा, समय 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में एक ही टाइम जोन है, इसीलिए ये भी कई बार प्रश्न पूछा है कि भारत में जो टाइम का निर्धारण होता है वो कहां से होता है, तो इलाहाबाद का मिर्जापुर। अब आते हैं, एक होता है उपसौर और अपसौर। क्या होता है? उपसौर और अपसौर। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि कितने तारीख को उपसौर होता है, उसको बोलते हैं, जो अपसौर है उसको सूर्योच्च भी बोला जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी बढ़ जाएगा, ज्यादा रहेगा, उसको हम अपसौर कहेंगे। ऐसे भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उप मतलब छोटा, तो जब छोटा दूरी हो तो उसको उपसौर बोलते हैं, जब बड़ा हो तो अपसौर बोलते हैं, ठीक है। और आपका बड़ा कब होगा? तो 4 जुलाई को, ठीक है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच। चूंकि देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अंडाकार पथ पे घूमती है, यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी में अंतर है कि नहीं, यहाँ भी पृथ्वी घूम रही है यहाँ, तो यहाँ पे ज्यादा दूरी हो गया। तो यह स्थिति क्या है? सूर्योच्च है, या इसको क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसौर। और जब ये दूरी, जब छोटा दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? उपसौर बोलेंगे। और उपसौर कब होगा? 3 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सबसे निकटतम होगा। यह प्रश्न पूछ सकता है किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकट रहता है, सबसे निकट रहता है, तो वह तारीख है आपका 3 जनवरी। कब है? 3 जनवरी। और सबसे ज्यादा दूरी पे कब रहता है? 4 जुलाई को। ऐसे भी 3 छोटा है तो छोटा वाला, कंफ्यूजन अगर होगा तो याद रखिएगा, 3 छोटा है तो छोटा वाला, 4 बड़ा है तो बड़ा वाला। दोनों में जौ से ही है, एक आपका जून है, दूसरा जनवरी है, और एक दूसरा क्या है? जुलाई है, ठीक है। तो ऐसे भी जनवरी पहले आता है तो छोटा हुआ जुलाई से, जुलाई का छोटके भाई मानोगे, जनवरी को पहले छोटा है, बाद का है थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो जुलाई को बड़ा बना लीजिए, जनवरी को छोटा, इससे भी याद रहेगा, ठीक है। तो 3 जनवरी को छोटा दूरी होगा और 4 जुलाई को ज्यादा दूरी होगा। प्रश्न पूछेगा, कंफ्यूज भी होइएगा, थोड़ा बहुत मेरा बात याद होगा तो हो सकता है कंफ्यूजन आपको उस समय नहीं हो, नहीं तो होना तो है ही, ठीक है। तो जो प्रश्न हम बोलते हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम के समय अनुभव कीजिएगा कि बिल्कुल सही बोलते हैं, ठीक है। उपसौर अपसौर समझ गए? कोई दिक्कत भी है? अब एक टर्म आएगा आपको, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। शब्द से ही क्लियर है, कई लोग आज तक बचपन से पढ़ते आए लेकिन कंफ्यूजन में ही रहते हैं, किसके बीच में कौन आ जाता है। तो सिंपल सा बात सोचिए, सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य दिखाई नहीं देगा, दिखाई देना चाहिए लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो कैसे नहीं दिखाई देगा? आप पृथ्वी पर हैं, बीच में कोई आ जाएगा तभी नहीं दिखाई देगा। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ सकता है? दूसरा कोई ग्रह ही नहीं है आपके पास, कोई उपग्रह ही नहीं है चंद्रमा को छोड़ करके, तो बीच में कौन टपक जाएगा? चंद्रमा। तो आपका सूर्य का जो है वो छेक लेगा जगह, घेरा कर देगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, या सूर्य है उसके बीच में ये आ जाए, इसको बोलते चंदा मामा, चंद्रमा। और क्यों मामा बोलते हैं ये भी चीज हमने बता ही दिया था आपको, ठीक है। तो चंद्रमा आ जाए तो पृथ्वी के कुछ भागों से लगेगा, क्योंकि वो फोकस बना लेता है तो लगेगा कि सन अंधेरा हो गया, ठीक है। तो वह घटना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। और ये जब भी होगा तो अमावस्या को होगा, ये जब भी होगा तो कब होगा? अमावस्या को होगा। और आपका चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो पूर्णिमा को होगा,
ठीक है। अब चंद्र ग्रहण मतलब क्या हुआ, चंद्रमा का नहीं दिखना। और चंद्रमा कब नहीं दिखेगा, तो जब पृथ्वी का छाया उस पर पड़ जाएगा, और तभी छाया पड़ेगा जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी चंद्रमा और सूर्य के बीच में। ठीक है, जैसे मान के चलिए सनलाइट इधर से आया, यहां आपका चंद्रमा है, अब बीच में पृथ्वी आ गया, तो ये जब लाइट जलाएगा इस पे, तो इसका छाया जाकर के इस पे बन जाएगा, तो इस पे जब छाया बनेगा तो ये अंधेरा दिखेगा। यानी जब आपका चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूरा दिखना चाहिए उस दिन नहीं दिखेगा, तब न बोलिएगा कि ग्रहण लग गया है, इसको आज पूरा होना चाहिए था, दिख ही नहीं रहा। आज अमावस्या को तो ऐसे भी वो ग्रहण ही रहता है, अमावस्या भी क्या है, एक प्रकार का ग्रहण ही है। उस दिन आपको पूरा छाया पृथ्वी का रहता है, इसलिए आपको जो है आपका चंद्रमा दिखता ही नहीं है। तो जिस दिन दिखना चाहिए उस दिन नहीं दिखे, यानी पूर्णिमा को पूरा चांद दिखना चाहिए और उस दिन आपको चांद नहीं दिख रहा है। किस कारण से, तो पृथ्वी का छाया पड़ गया। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, और चंद्र ग्रहण के दिन जो होगा ज्वार भाटा और पूर्णिमा के दिन ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, निगेटिव एनर्जी, अमावस्या के दिन निगेटिव एनर्जी काम करता है। ठीक है, वास्तविकता है। क्या हुआ, चलो तुम लोग का एक अलग कहानी रहता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। पृथ्वी किसके मध्य आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और यही घटना चंद्र ग्रहण कहलाता है। और ये पूर्णिमा के दिन होगा, और इसी का उल्टा सूर्य ग्रहण किस दिन होगा, अमावस्या के दिन होगा। और उस दिन सूर्य दिखाई नहीं देगा, और सूर्य तब दिखाई नहीं देगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा के कारण सूर्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया, और वो तब आएगा जब अमावस्या का दिन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग दैनिक गति, वार्षिक गति, तिथि निर्धारण रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांशीय रेखा, ये सब आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध का रेखा, दक्षिणी गोलार्ध का रेखा, ये सब आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे। अभी आप लोग फिलहाल लूसेंट ऑब्जेक्टिव निकाल करके, ठीक है, आगे देखिए, बनाइए कितना बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।